हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्केनो आईएएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर में। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो टॉपिक न्यूज़ के अंदर थे हमारे जून मंथ के अंदर में, उन सब टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा हमने पॉलिटी से रिलेटेड जोग्राफी के जो प्लेसेस जो न्यूज़ के अंदर थे, प्लेस इन न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है मैपिंग के लिए, एंड इसके अलावा अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक्स न्यूज़ में थे, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने रिसेंटली एक साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक न्यूज़ में थे उनके बारे में अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, आज का हम इंटरनेशनल रिलेशन के लिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे मेंस से रिलेटेड इनिशिएटिव भी चल रहे हैं जो प्लेस इन न्यूज़ में थे। मेंस से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज़, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक इज अबाउट द नाटो समिट। नाटो समिट से रिलेटेड है। तो नाटो समिट की अगर बात करें, अभी इसकी एक समिट हुई है। समिट बेसिकली हेल्ड हुआ है वहाँ पे अगर बात करें तो मैड्रिड के अंदर, जो स्पेन की कैपिटल है। और मैड्रिड स्पेन काफ़ी टाइम से 2 ईयर से वैसे भी न्यूज़ में था फ्रेंड्स, क्योंकि आइबेरियन पेनिनसुला बेसिकली यहाँ पे स्पेन का एक रीजन था कैटेलोनिया, उसके अंदर जो कम्प्लीटली डिमांड की जा रही थी, प्रोटेस्ट किया जा रहा था वहाँ पे, तो उसकी वजह से मैं न्यूज़ में था। अगर हम नाटो की समिट के आउटकम की बात करें तो नाटो की समिट में पहली बार चाइना को एक थ्रेट के रूप में इन्होंने अपने देखा है, एड्रेस किया है चाइना को एज ए थ्रेट के रूप में। और डायरेक्टली थ्रेट के रूप में जो कंट्री को इन्होंने जो माना है वो रशिया को माना है, आइडेंटिफाई किया है उसको। इसके अलावा यूक्रेन को एक पैकेज देने की बात की गई है, जिससे वहाँ पे कुछ रिलीफ असिस्टेंस पैकेज के रूप में, जैसे वहाँ पे कम्युनिकेशन को दोबारा से डेवलप किया जा सके, फ्यूल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको सुधारा जा सके। इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप करने से रिलेटेड यहाँ पे इनका टारगेट है कि नेट जीरो, जो ग्रीन हाउस का एमिशन का जो टारगेट है उसको नेट जीरो करना है 2050 तक है फ्रेंड्स, ये 2050 तक। और 45% जो कट करना है वो इनको कट करना है फ्रेंड्स, इसकी बात करें 2030 तक। इसके अलावा नाटो का इनोवेशन फंड भी बनाया गया है, जिसमें बेसिकली जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जो इनोवेटिव थिंग्स हैं, उनको यहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा ये तो समिट के आउटकम हुए। हम करते हैं बात नाटो की, कि नाटो कब एग्जिस्टेंस में आया, कैसे एग्जिस्टेंस में आया। तो 1949 में, जब आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ फ्रेंड्स, दूसरे महायुद्ध के बाद में, जैसे ही जो सोवियत यूनियन था उसका जो एक्सपेंशन था वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा था। तो सोवियत यूनियन के जो एक्सपेंशन को एज ए थ्रेट के रूप में देखते हुए यूएसए ने अपने कुछ कंट्रीज़ को इकट्ठा किया, अपने जो उसके फ्रेंडली नेशंस थे उनको इकट्ठा करने के बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया 1949 के अंदर में, और इसको नाटो के रूप में रखा गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नाटो की अगर स्पेशल बात करें कि क्या स्पेशल खासियत है नाटो के अंदर में जो और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका एक आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 है नाटो का, जो सबमिट है, जो इसका डॉक्यूमेंट है, उसका एक आर्टिकल 5 है। वो बोलता है कि यहाँ पे जितने भी कंट्री हैं, अटैक ऑन वन इक्वल टू द अटैक ऑन ऑल। इसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस है। अगर किसी भी एक मेंबर कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो सभी मेंबर कंट्रीज वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे। और इस आर्टिकल 5 को, जो नाटो का जो आर्टिकल 5 है, इसको सिर्फ एक बार ही इन्वोक किया गया था, जब 9/11 अटैक हुआ था यूएसए के ऊपर में। जब उस टाइम में इस आर्टिकल को इन्वोक किया गया था, अटैक ऑन वन इक्वल टू द अटैक ऑन ऑल। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नाटो के जो फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली 12 कंट्री फाउंडिंग कंट्री हैं, जैसे यूके है, यूएसए तो इसका मेन कंट्री बिहाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन, यूएसए, यूके, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क है, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्तुगल, ये कुछ कंट्रीज हैं। अभी रिसेंटली 2 कंट्रीज ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, ये समिट के टाइम ही ज्वाइन करने से रिलेटेड जो बात चल रही थी। फिनलैंड एंड स्वीडन ने भी यहाँ पे ज्वाइन किया है फ्रेंड्स। तो ये इम्पोर्टेंट है, नए कंट्री जो जुड़ते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में तो हमको पता होना चाहिए उनके बारे में।
तो फ्रेंड्स जब नाटो ने अपना एक्सपेंड किया, रशिया को थ्रेट के रूप में देखते हुए नाटो इस्टेब्लिशमेंट में आता है, तो उसके अगेंस्ट में रशिया भी एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जिसको बोलते हैं वर्साई पैक्ट क्रिएट करता है अपने कुछ कंट्रीज़ के साथ में, ईस्टर्न यूरोपियन जो कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं उनके साथ मिलके। बट क्या होता है कि 1991 में सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो जाता है। सोवियत यूनियन का कोलैप्स होने के बाद से उसके जो कुछ मेंबर कंट्री थे वर्साई पैक्ट के, वो मेंबर बन जाते हैं नाटो के। और यूएसए ने ऐसे भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनको डेजिग्नेट किया है, मेजर नॉन नाटो अलाई स्टेटस भी दिया है इन्होंने, जिसमें हम बात करें कि अपना जो इंडिया है उसका मेजर नॉन नाटो अलाई स्टेटस नहीं अभी गेन किया है इंडिया ने। तो यूएसए ने ऐसे बहुत सारे कंट्री जिनको मेंबर ना बनाते हुए भी उनको बेसिकली पार्ट रखा है अपने इस ऑर्गेनाइजेशन का, उनको टेक्निकल सपोर्ट दी जाती है, डिफेंस में सपोर्ट दी जाती है, तो इस टाइप की सपोर्ट दी जाती है। अब कुछ इश्यू हैं नाटो के साथ में फ्रेंड्स, मेनली इश्यू क्या है कि इसके जो कुछ कंट्रीज़ हैं 30 या 32 के आसपास कुछ कंट्रीज़ हैं इस ग्रुप के अंदर में, उनके बीच में आपस में भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। जैसे ग्रीस और इटली के अंदर अभी हमने ये जब प्लेस इन न्यूज़ डिस्कस किया था तो उस टाइम भी हमने डिस्कस किया था, जो ग्रीस एंड इटली के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो। एक दूसरा इसके जो मिशंस हैं उनकी क्लियरिटी नहीं है कि क्या इनको मिशंस कब कंडक्ट करना है, डिफेंस कब कंडक्ट करना है उसके रिलेटेड। इसके साथ में जो स्ट्रेटजिक कंपटीशन है उसमें ये जो अलायंस है वो अभी अपना जो चार्म था उसको कंटिन्यू लॉस्ट कर रहा है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम रिलेवेंस की बात करें, नाटो का अभी तक रिसेंटली क्या रिलेवेंस रहा है, अभी तक जो नाटो ने क्या क्या ऐसा कुछ तूफ़ानी काम किए हैं जिसकी वजह से अगर हम बात करें कि जिससे वजह से बेसिकली कोई भी डिफेंस से रिलेटेड हैं जो सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की हों, तो रैपिडली भी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो नए नए थ्रेट्स इमर्ज हो रहे हैं संसार के अंदर में, नए नए थ्रेट्स लाइक द साइबर हाइब्रिड थ्रेट, तो इन सब थ्रेट्स को रैपिडली चेंजिंग डील करने में नाटो कैपेबल है फ्रेंड्स। दूसरा, अभी तक सिक्योरिटी एम्बिट के अंदर बात करें तो रशिया के एग्रेशन को कंटिन्यू कंडेम करता है, जो रशिया का जितना भी एग्रेशन रशिया ने किया है अफ़गानिस्तान के अंदर में, उसको सेफ़ हेवन, टेररिस्ट के लिए एक सेफ़ हेवन ना बनाने की वजह से जो बेसिकली नाटो ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल किया 20 ईयर्स तक। फ्रेंड्स ये भी एक केस स्टडी है, इन लास्ट 20 ईयर्स के अंदर में जो अफ़गानिस्तान की एजुकेशन में कितना चेंज आया, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बदलाव आया, तो इसके बारे में हमको रीड करना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि जब यूएसए जब वहाँ पे जो नाटो की फोर्सेज बेसिकली अफ़गानिस्तान में आती हैं आफ्टर द 9/11, तो वहाँ पे जो बेसिकली एजुकेशन का जो परसेंटेज था, जो लिटरेसी का परसेंटेज था वो कितना था, गर्ल्स एजुकेशन में कितनी थी, गर्ल्स का जो जॉब में पार्टिसिपेशन कितना था, तो ये भी एक केस स्टडी है, आपको इस टाइप से भी देखना चाहिए। जब लास्ट ईयर जब तालिबान टेक ओवर कर रहा था, जब काबुल फॉल की जो बातें आ रही थी, तो उस टाइम में भी ये कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर था कि यूएसए ने कितना चेंज किया, उसके बाद में अब तालिबान टेक ओवर कर रहा है। अगर नेक्स्ट की बात की करें कि आईसिस के अगेंस्ट में फ़ाइट करने में भी नाटो के फोर्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आईसिस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के अंदर जो बेसिकली काफ़ी जो डोमिनेटिव था टू आफ्टर द अरब स्प्रिंग के बाद में वहाँ पे डोमिनेट किया, तो वहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है नाटो की फोर्सेज ने। इसके अलावा सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में, इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक का ये लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी इसका एक अचीवमेंट है फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली जो समिट कंडक्ट हुई उसमें पहली बार इंडो पैसिफिक जो एरिया है वहाँ के कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इन कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। इंडिया इस बेसिकली समिट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने के पीछे रीज़न है, इंडिया ने हमेशा, भगवान बुद्ध का जन्म हमारे इंडिया से हुआ था और भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी, फॉलो द मध्यम मार्गा, तो इंडिया ने हमेशा डिप्लोमेसी में मध्यम मार्गा को फॉलो किया है। इंडिया ने कभी भी डिप्लोमेसी में एक कंट्री के साइड इंक्लाइन ना होते हुए, क्योंकि रशिया भी इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉरएवर फ्रेंड है, हमारा काफ़ी हिस्टोरिकल फ्रेंड है। जब कोई भी हमें सपोर्ट नहीं किया था तो रशिया प्रोवाइड सर द डिफेंस रिलेटेड जो भी सपोर्ट देना था रशिया ने हमको दिया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद में जितनी भी वॉर्स हुई हैं।
तो फ्रेंड्स हम बेसिकली डिनाई नहीं कर सकते रशिया का रोल, रशिया का भी इम्पोर्टेंट रोल है हमारे बेसिकली इकोनॉमी या डिप्लोमेसी की बात करें तो। इंडिया कभी भी इस अलायंस का मेंबर ना बनेगा, बनेगा तो भी अपना क्राइटेरिया वो शो करेंगे कि जब आप देखिए कि जब संसार में सभी जब कॉलोनीज ख़त्म हो रही थी तो उस टाइम में इंडिया ने जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था नेम, नॉन अलाइन मूवमेंट, जब कम्प्लीटली वर्ल्ड टू हिस्सों में 2 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड था तो इंडिया और कुछ कंट्रीज़ ने मिलके नेम क्रिएट किया था। तो फ्रेंड्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डिप्लोमेसी। कभी भी एक को और डिप्लोमेसी में एक बात भी बोली जाती है कि कोई ना फॉर एवर फ्रेंड होता है ना फॉर एवर एनिमी होता है, तो उसी का जो रिफ्लेक्शन है वो हमारी डिप्लोमेसी में शो होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इसका अगर बात करें कि नाटो ने बेसिकली चाइना को पहली बार एक थ्रेट के रूप में एड्रेस किया, तो उसके पीछे अगर हम बात करें कि चाइना को नाटो ने क्यों एक थ्रेट के रूप में माना, फर्स्ट थिंग ये है कि चाइना का जो प्रेजेंस है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। अगर हम बात करें आर्कटिक सी में, अटलांटिक ओशियन के अंदर में, तो चाइना का जो प्रेजेंस है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, टेरिटोरियल इंक्रीज हो रहा है। जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ में चाइना ने काफ़ी कंट्रीज़ के साथ में अपना अलायंस क्रिएट किए हैं। इसके अलावा जो ग्रीस का जो पोर्ट है वहाँ पर चाइना के द्वारा डोमिनेट किया जाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ओन बाई द चाइना पोर्ट है ये। इसके अलावा साइबर अटैक्स जो चाइना के द्वारा काफ़ी कंट्रीज़ के ऊपर में करवाए जा रहे हैं वो भी एक मेन इशू है फ्रेंड्स। तो इसकी वजह से चाइना को ये जो मेन थ्रेट के रूप में माना है। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द नाटो। हमने नाटो के बारे में जाना, उनके पॉजिटिव चीज़ों के बारे में जाना, नेगेटिव चीज़ों के बारे में जाना, नाटो का क्या सिग्निफिकेंस है, रिलीवेंस क्या है। अभी तक सिक्योरिटी एम्बिट में हमने जाना कि कैसे आईसिस से टैकल किया, कैसे अफगानिस्तान में 20 ईयर्स तक कंटिन्यू इन्होंने अफगानिस्तान को एक बिल्डिंग वे में एक रास्ते के ऊपर लेके आए, धीरे धीरे कैसे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई। और आईसिस या अगर हम बात करें कि कुछ जो रेडिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए जो बेसिकली एक सेफ हेवन का रूप काम कर सकता था अफगानिस्तान, तो वो ना करने दिया। तो इसकी वजह से नाटो ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स WTO की अभी एक जो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हुई है, 12वीं मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस थी फ्रेंड्स। ये यहाँ पे ट्रिप्स वेवर की बात की गई है कि ट्रेड रिलेटेड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको बेसिकली वेव किया जाएगा। बट किसके ऊपर वेव किया जाएगा? ओनली वैक्सीन के ऊपर वेव किया गया है कि यहाँ पे जो ट्रिप्स हैं वो नहीं लगेंगे। कोई भी कंट्री अपना जो बेसिकली पेटेंट राइट नहीं बोल सकता। डायग्नोस्टिक एंड थेरेपी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं इनके ऊपर में ट्रिप्स का कोई वेवर नहीं हुआ है इसके फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर में बेसिकली वेव किया गया है, जो बेसिकली कंटिन्यू हमारे चल रहा था। इंडिया के द्वारा भी इसको काफ़ी एंडोर्स किया गया था लास्ट ईयर भी, क्योंकि बेसिकली जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ के लिए तो काफ़ी मुश्किल होगा अगर इसके ऊपर ट्रिप्स का अगर इम्पोज कर दिया जाता है, अगर पेटेंट एक्ट लगा दिया जाता है तो उनके लिए जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर करना तो काफ़ी टफ हो जाएगा। तो इसी वजह से वेव किया गया है फ्रेंड्स, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा भी फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, ई ट्रांसमिशन में मैरेटोरियम से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स हैं जो वहाँ पे सबमिट के अंदर आए हैं। एक फिशरीज़ जो सब्सिडी है उससे रिलेटेड जो न्यूज़ में था, इंडिया ने इसको अपोज किया था कि कुछ रूल्स हैं, प्रोहिबिट किया था सब्सिडी इन इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग से रिलेटेड, तो इस वजह से भी ये न्यूज़ में था। अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें कि द कंट्रीज डिसाइड नॉट टू इम्पोज एक्सपोर्ट प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन ऑन फूड स्टफ परचेज ऑन नॉन कमर्शियल ह्यूमैनिटेरियन पर्पज बाय द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली जो फूड सब्सिडीज़ से रिलेटेड इंडिया के लिए चल रहा था, तो ये जो कंसर्न्स हैं इनके देखते हुए प्रोग्राम एग्रीकल्चर से रिलेटेड, FAO का रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो गुड आउटकम के रूप में इंडिया के लिए रहेगा। ये एंटी सब्सिडी जो इंडिया को कंटिन्यू फेस करनी पड़ रही थी एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ में, तो उसकी स्क्रूनिटी से इंडिया इसमें बच जाएगा। अगर हम ई ट्रांसमिशन मोरेटोरियम की बात करें तो फ्रेंड्स इस मोरेटोरियम जो एक्सपायर होने वाला था 23 में, अब इसको नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये इसी से रिलेटेड है। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होता है उस पर जो ड्यूटीज अप्लाई की जाती है उससे रिलेटेड है फ्रेंड्स ये।
और फिशरीज सब्सिडी से रिलेटेड था। 3 इसके आउटकम थे, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, दूसरा हम बात करें ई ट्रांसमिशन मोरेटोरियम, और फिशरीज सब्सिडी से रिलेटेड जो इसको भी बेसिकली पोस्टपोन किया गया है कि बाद में इसको डिस्कस किया जाएगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स WTO की, 1995 में एग्जिस्टेंस में आता है मर्राकेश ट्रीटी के थ्रू में। फ्रेंड्स ऐसा होता है कि इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था इंटरनेशनल ट्रेड ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बट वो पावरफुल नहीं था। GATT जो 1946 में बना था, इसमें काफ़ी कंट्रीज़ थे, बट इसको रिप्लेस करते हुए उरुग्वे राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस चलती हैं कंटिन्यू 10 ईयर तक। फिर एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 95 में ये WTO बनता है। और अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूँ तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो फ्रेंड्स हमको पता होना चाहिए WTO 95 में आया है, उससे पहले WTO नहीं था, उसका नाम GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक एंड ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रेड के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन था वहीं पे। तो फ्रेंड्स इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बेसिकली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, उसका अल्टरनेटिव अभी USA लेड एक इनिशिएटिव है, उसको स्टार्ट किया गया है। वो बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो बेसिकली डेवलपमेंट के लिए जो पैसा फंड किया जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, तो या लो इनकम कंट्रीज़ को, तो उसके अगेंस्ट में जो USA लेड एक बेसिकली ग्रुप का क्रिएट किया गया है, एक इनिशिएटिव क्रिएट किया गया है। अभी जो G7 की एक समिट हुई है रिसेंटली, G7 की समिट में USA ने प्लान किया है $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर में डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड करने के लिए। अब बात करें G7 इनिशिएटिव की, देखो फ्रेंड्स लास्ट ईयर जब कोविड के बाद में जब इकोनॉमी को दोबारा से रीडेवलप करना था, तो उस टाइम में जो G7 कंट्रीज़ की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर एक बात बोली गई थी, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। जो वर्ल्ड था, जो संसार है, उसको दोबारा से अच्छे से बिल्ड करना है, बनाना है। तो उसी से रिलेटेड ये समिट है जो 2021 के अंदर 21 के अंदर होती है। उसी समिट के अंदर एक इनिशिएटिव है बेसिकली पार्टनरशिप और गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, कि हम बात करें कि पार्टनरशिप करनी है गुड इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो ये जो पार्टनरशिप करनी है गुड इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो उसमें 4 चीज़ें बताई हैं, इनके ऊपर करेंगे। क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, हेल्थ सिस्टम, जेंडर इक्वलिटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, मीन्स डेट शो द मोर देन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बेसिकली फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे क्लीन एनर्जी भी है, हेल्थ सिस्टम भी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी भी है। तो इसलिए ये यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। लिमिटेड गवर्नमेंट फंडिंग रहेगी, इसके अलावा प्राइवेट कैपिटल का भी यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली एक प्राइवेट और गवर्नमेंट फंडिंग दोनों हैं यहाँ पे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो अनसस्टेनेबल डेब्ट ट्रैप में एक इन्वॉल्वमेंट होता है। अभी अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका के अंदर एक पोर्ट है हम्बनतोता पोर्ट, बेसिकली चाइना के द्वारा जो बेसिकली यहाँ पे श्रीलंका को पैसा दिया गया काफ़ी ज़्यादा, फिर श्रीलंका अनेबल टू पे डेट मनी, तो वहाँ पे हम्बनतोता को 99 ईयर्स के लिए लीज पे देना पड़ा उनको, चाइना को। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें G7 जो एक ग्रुप है, उसके द्वारा ये पार्टनरशिप जो चलाई गई है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए, ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हमने अभी देखा पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो इसके अंदर बेसिकली जो G7 के अंदर जो डेब्ट ट्रैप की डिप्लोमेसी है, जो डेब्ट ट्रैप का लेवल जो इंक्रीज हो जाता है, कर्जा जो बढ़ जाता है किसी भी कंट्री के लिए, तो उससे निजात पाने के लिए कैपिटल और प्राइवेट फंडिंग दोनों पब्लिक एंड गवर्नमेंट की फंडिंग एंड प्राइवेट फंडिंग दोनों रहेंगी। और इसके अलावा डेब्ट ट्रैप से इन कंट्रीज़ को निकाल पाएँ। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर में US लेड जो G7 के कुछ कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे फंड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम G7 की। अगर हम फ्रेंड्स G7 की बात करें, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं, उनके डोमिनेट करते हैं ट्रेड के अंदर में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर में, उन कंट्रीज़ को G7 के अंदर बेसिकली रखा गया है। ये इकोनॉमी गवर्नेंस के लिए बेसिकली मिला करते हैं हर साल। इन 7 कंट्रीज़ हैं बेसिकली, 8 थे पहले, रसिया भी था, बट रसिया ने फिर कुछ अटैक कर दिए, कुछ दूसरे कंट्री की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक किया। तो जैसे ही रसिया ने अटैक किया कि रसिया को ग्रुप से निकाल दिया गया, विद होल्ड, उसकी जो मेंबरशिप है उसको विद होल्ड कर दिया गया। अगर हम बात करें कि मेंबर्स की, तो कनाडा है,
फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है, यूएसए है। याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे चाइना यहाँ पे नहीं है। चाइना पार्ट है वीटो मेंबर कंट्रीज़ का, जो बिग 5 कंट्रीज़ हैं वहाँ का, बट चाइना यहाँ पे मेंबर नहीं है। अगर हम बात करें वीटो कंट्रीज जो हैं यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसका 2 कंट्री यहाँ पे पार्ट नहीं है, रसिया भी नहीं है और चाइना भी नहीं है। उसके अलावा आप देख सकते हो कि यूके भी है, यूएसए भी है, इसके अलावा बात करें फ्रांस भी है। तो फ्रेंड्स जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा ये सब हैं। एशिया से जापान है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम देखें, इंडिया को इनवाइट किया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, इन सबको यहाँ पे इनवाइट किया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहीं पे बहुत सारे गिफ्ट्स लेके गए थे। बेसिकली पेंटिंग गिफ्ट की है किसी को बर्तन गिफ्ट किए हैं, पुराने आर्कोलॉजिकल हिस्टोरिकल लिंकेज, जो एक कल्चर के थ्रू जो डिप्लोमेसी को रिवाइवल करने की जो कोशिश है इंडिया की, जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी इंडिया जो यूज़ करता है, तो इंडिया इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू, कल्चरल डिप्लोमेसी के थ्रू अपने कल्चर्स को, अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करता है डिप्लोमेसी के अंदर में। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो ये सब कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं, इनवाइटेड कंट्रीज़। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया समिट के अंदर में। तो अगर हम आगे बात करें इंडिया के द्वारा ऐसा क्या समिट के अंदर कंट्रीब्यूट किया गया, तो फर्स्ट इज़ अबाउट द लाइफ। तो इंडिया के द्वारा अभी हमारा जो इन्वायरमेंट डे आया है 5 जून को, तो उस डे भी ये लॉन्च किया गया था, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। मतलब ऐसी लाइफ स्टाइल रखनी है जो इन्वायरमेंट से इको फ्रेंडली हो। अभी UNFCCC की जो COP26 थी वो ग्लासगो के अंदर सबमिट हुई थी। UNFCCC फ्रेंड्स आपको याद होगा 1992 के अंदर में एक सबमिट होती है जिसको बोलते हैं अर्थ समिट। अर्थ समिट के बेसिकली 3 सेक्शंस डिवाइड होते हैं। तो एक उसके अंदर क्लाइमेट चेंज का समिट है, फिर दूसरा उसके अंदर डेजर्टिफिकेशन है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक, CBD का एक है। तो ये कुछ इसके एरियाज़ हैं जिनके अंदर में अर्थ समिट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। अब जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो कंट्रीज़ हैं, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जहाँ बातें होती हैं, उनकी जो समिट होती है उसको बोलते हैं UNFCCC की समिट। UNFCCC बेसिकली जो समिट हैं वो CBD की भी होती हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसकी भी कोप होती हैं। तो कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो उसकी जो 26 समिट है फ्रेंड्स, इसकी ही एक समिट थी, क्योटो प्रोटोकॉल आया था जिसमें बोला था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, उनको कुछ पैसा है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा इसी समिट में COP21 हुई। COP21 जो पेरिस के अंदर होती है, जिसके अंदर टारगेट लिया गया कि जो बेसिकली जो हमारा एमिशन है उसको रिड्यूस करना है। COP21 के अंदर ही इंडिया और फ्रांस ने मिलके इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इस्टेब्लिश किया था फ्रेंड्स। जो गुरुग्राम हमारा एक जगह है, दिल्ली के पास है, गुरुग्राम इन हरियाणा, तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो ऐसे ये इसकी कोप है, COP26, जहाँ ग्लासगो में हुई। PM ने वहाँ पे लाइफ जो है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, उसको यहाँ इंट्रोड्यूस किया था। उसी चीज़ को दोबारा से हाईलाइट की है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल रखने की ज़रूरत है। मेन इसका काम ये है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर रखना है सेफ एंड सस्टेनेबल वे में, और रीइंफोर्स की गई हैं ये बातें। इसके अलावा जो डावोस का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक समिट होती है डावोस में हर साल, तो डावोस के अंदर प्रो प्लानेट पीपल एक कॉन्सेप्ट था, उसको भी ऐड किया था, ऐड बाय द आज ऑल्सो एडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर देयर। तो लाइफ स्टाइल को ऐसा ट्यून करके रखना है कि वो और अपने प्लानेट को डज नॉट हार्म, अपने जो हमारा जो अर्थ है उसको हार्म ना हो, ऐसा लाइफ स्टाइल हमको रखना है। अभी आप रिसेंटली देखिए कि इंडिया ने जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको बैन किया है। इसके अलावा इंडिया के कुछ कंसर्न्स भी हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो बेसिकली जिसका अपोज कर रहा है ये G7 का ये न्यू इनिशिएटिव, उसके अपोज में जाके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात है। पहला जो इंडिया का जो अपोज है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, जो इंडिया के जो कंसर्न है उसमें है पहला जियोपॉलिटिकल इस टाइप से कि इंडिया के जो नाइबर कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्रीज़ में जो चाइना का जो डोमिनेशन है वो इंक्रीज हो रहा है।
उसकी वजह से इंडिया के जो नाइबर कंट्रीज़ थे, इंडिया इनको अपना बैकयार्ड के रूप में यूज़ किया करता था। इंडिया कंटिन्यू इन लोगों को अपने बिग ब्रदर की जो डिप्लोमेसी में यूज़ किया जाता है एक वर्ड बिग ब्रदर एटीट्यूड शो। लोग बोलते हैं कि इंडिया बिग ब्रदर एटीट्यूड जो कंट्रीज़ हैं कि बिग ब्रदर एटीट्यूड शो किया करता था। बट फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा भी है कि इंडिया के द्वारा सपोर्ट भी दिया जाता था। अगर आप बात कीजिए नेपाल की, तो जब नेपाल में अर्थक्वेक आया तो इंडिया ने वहाँ पे सपोर्ट दिया। बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो इंडिया ने कंटिन्यू इनको सपोर्ट दिया है। इवन मालदीव में तो 1988 के अंदर जब कूप होने वाला था वहाँ पे, तो इंडिया ने वहाँ पे बेसिकली कूप से भी प्रिवेंट किया था। बट दीज कंट्रीज़ आर नाउ पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वहाँ पे चाइना से रिलेटेड जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो इंडिया का जो चारों तरफ से इंडिया को एन सर्कल करने की कोशिश की जा रही है, एन सर्कलिंग ऑफ इंडिया। इसके अलावा सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी के भी कुछ कंसर्न है इंडिया को, जैसे जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिनके द्वारा एक बलूचिस्तान एरिया के अंदर ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो बेसिकली वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पास थ्रू करता है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके द्वारा। तो इंडिया का इसमें कंसर्न है कि आप कंटिन्यू अंडरमाइन कर रहे हो हमारे जो बेसिकली हमारे जो राइट हैं कंप्लीट कश्मीर के ऊपर में, तो उन सब के रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स ये कुछ कंसर्न्स थे इंडिया के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि इंडिया ने जो बेसिकली इस जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो वहाँ पे इंडिया ने अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इंडिया ने 2015-16 में एक लॉन्च किया था एक प्रोजेक्ट मौसम। प्रोजेक्ट मौसम वो था कि जो मैरीटाइम ट्रेड के जो रिलेशंस थे ओल्ड कंट्रीज़ के साथ में, जैसे हमारे पुराने समय में जो ट्रेड के लिए हुआ करते थे, जैसे हम बात करें कि गुप्ता एज के बाद में या उससे पहले मेडिवल इंडिया के टाइम में, तो हमारे ये जो वेस्टर्न साइड में कुछ पोर्ट्स है, इन पोर्ट्स के थ्रू जो बेसिकली ट्रेड हुआ करता था मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ में, जो अरब वाले कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जहाँ ट्रेड हुआ करता था, तो उन्हीं जो ट्रेड मैरीटाइम ट्रेड को रिवाइवल करने से रिलेटेड था प्रोजेक्ट मौसम। इन पोर्ट्स के थ्रू, एक्सपोर्ट के थ्रू दोबारा से रिवाइवल किया जाए उन रिलेशंस को। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब 2016 के अंदर में जब मॉरिशस की ट्रिप पे गए, तो वहाँ पे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मैरीटाइम इंटरेस्ट के लिए सभी को सिक्योरिटी और ग्रोथ का जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म है वो दिया जाएगा। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यहाँ पे इंडिया ने जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भी अपनी इमेज है वो डेवलप करने की कोशिश की थी। इसके अलावा जो अभी जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका असैसिनेशन हो गया है, शिंजो आबे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस टाइम में 2017 में इंडिया ने लॉन्च किया था एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। तो इंडिया और जापान मिलके यहाँ पे अफ्रीका में कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करेंगे। तो ये सब यहाँ पे इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बेसिकली काउंटर करने के लिए इंडिया ने चलाए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें, यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी एक प्रोग्राम है वो चलाया गया है, गेटवे प्रोजेक्ट। 300 मिलियन उनको इन्वेस्ट करने हैं, $1 मिलियन, और फाइनेंस फेयर और फेवरेबल टर्म्स में करेंगे। डेप्ट ट्रैप के रूप में ना डेवलप हो, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे बड़ा कंसर्न है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे बड़ा कंसर्न है डेप्ट ट्रैप। उनका बेसिकली वो आपको मनी देंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बाद में आप कुछ ईयर्स के बाद में आप डेप्ट ट्रैप के रूप में वहाँ पे एक उसका एक एग्जाम्पल के रूप में सेट हो जाओगे। आपका कंट्री का इतना ट्रैप कर्जा इतना हो जाएगा कि आप उसको रीपे नहीं कर पाओगे। अभी भी रिसेंटली कुछ एग्जांपल आए हैं, और फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि ये जो डेप्ट ट्रैप है इसको पहली बार कौन से हमारे एक स्कॉलर हैं जिनके द्वारा ये टर्म है इनको कॉइन की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इट अबाउट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। G7 का एक इनिशिएटिव था, G7 जो कंट्रीज़ हैं उनका एक इनिशिएटिव था। 1989 में एग्जिस्टेंस में आया फ्रेंड्स, 1989 में एग्जिस्टेंस आया, जहाँ पे OECD का हेडक्वार्टर है ना फ्रेंड्स। OECD को एक कंट्रीज है
ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर में। तो वहीं पे ही इस हमारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर, इंडिया इसका मेंबर है, वन ऑफ द मेंबर है फ्रेंड्स। 1989 में एस्टेब्लिशमेंट में आती है। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, मनी लॉन्ड्रिंग से बचाना है, टेरर फाइनेंसिंग से बचाना है, इंटीग्रिटी को कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से किसी भी कंट्री की। तो टेरर फाइनेंस को रोकने के लिए कि ऐसा ना हो कि मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है और वो जो पैसा है वो टेररिस्ट को पहुंचाया जा रहा है, तो उन कंट्रीज में सेफ हेवन तो नहीं दिया जा रहा टेररिस्ट को। तो उन सब के अगेंस्ट में ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। बेसिकली इसकी दो लिस्ट हुआ करती हैं फ्रेंड्स, एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। ग्रे लिस्ट आपको शो करती है कि आपको वार्निंग मिल चुकी है, आप कभी भी ब्लैक लिस्ट के अंदर एंटर कर सकते हो। जैसे हम बात करेंगे ग्रे लिस्ट की, जो पाकिस्तान है उसको कंटिन्यू ग्रे लिस्ट में रखा गया है। ग्रे लिस्ट वो कंट्रीज हैं जो सेफ हेवन बन चुके हैं टेररिस्ट के लिए, खूब पैसा वहाँ पे आता है उनके लिए, टेररिस्ट के लिए। FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, उन सब कंट्रीज को इसमें रख दिया जाता है। वार्निंग मिल चुकी है कि आप ब्लैक लिस्ट में कभी भी ऐड हो सकते हो। अगर हम बात करें ब्लैक लिस्ट की, एक नॉन, ऐसे उन कंट्रीज के लिए जो कम्प्लीटली नॉन कोऑपरेटिव कंट्री बन चुके हैं, कोऑपरेट बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, टेररिस्ट को रोकने से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी नहीं की जा रही। तो इसी से रिलेटेड आप अभी रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ फॉलो की होंगी लास्ट 1 ईयर में, तो पाकिस्तान बहुत सारा ऐसे एक्शंस लेने की कोशिश करता है जिसके थ्रू उनका कोशिश होती है कि कुछ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो मेन हेड हैं उनको जेल में डाल दिया टेम्परेरी रूप से। उनको सेम फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं जेल के अंदर भी। अगर हम बात करेंगे हमारे जो नाइबर कंट्री की, FATF की जो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है उस साल में 3 बार मिलती है और ये मेन डिसीजन लिया करती है। तो हमको फ्रेंड्स FATF के बारे में पता होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ये स्टार्ट हुआ था, टेरर फाइनेंसिंग को बाद में इसमें ऐड किया गया है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिक्स की समिट। वर्चुअल समिट हुई है फ्रेंड्स, वहीं ऑनलाइन ही मिलके बातें होते की गई हैं। तो 14 समिट थी, चाइना की लीडरशिप में हुई है। ब्रिक्स की बात करें तो इमर्जिंग कंट्रीज का ग्रुप है। अगर हम सबसे पहले ब्रिक्स की बात करें तो ये एक टर्म था, एक शब्द था जिसको जिम ओ नील, ये एक पर्सन है, एक स्कॉलर हैं, एक थिंकर हैं। जिम और नील के द्वारा पहली बार इस टर्म को कोइन किया गया। उन्होंने बोला ये इमर्जिंग 5 कंट्रीज हैं जो इमर्ज हो रही हैं, 5 कंट्री फ्यूचर है जिनका, मतलब जिनका भविष्य है वो अभी इमर्ज हो रही हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं 5 इमर्जिंग कंट्री हैं। अभी कौन कौन सी हैं? B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर अफ्रीका। अफ्रीका को सबसे लास्ट में ऐड किया गया था फ्रेंड्स, 2010 में ऐड किया गया। 11 की जो समिट है उसमें पहली बार पार्टिसिपेट करता है अफ्रीका। ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। ये जो ग्रुप है ये वर्ल्ड की 41% जो पॉपुलेशन है उसको हेल्ड करता है। अब इसमें 41 में आप देखिए कि चाइना और इंडिया इसके पार्ट हैं, तो बहुत सारी पॉपुलेशन तो वहीं हो गई, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे दोनों हैं। इसके अलावा वर्ल्ड की जो 24% GDP है उसको भी कंट्रीब्यूट करता है, 16% शेयर का ये हिस्सेदारी रखता है, और 29% नियरली 30% जो ट्रेड होता है वो ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा ही किया जाता है। इसका एम था पीस को, सिक्योरिटी को, डेवलपमेंट को, कोऑपरेशन को वर्ल्ड के अंदर में बढ़ाना, इंक्रीज करना, ये सब इसका मेन टारगेट हुआ करता था। अगर हम बात करें ब्रिक्स के और ब्रिक्स कंट्रीज़ की, तो इसका जो एम था पॉजिटिव इम्पैक्ट करना है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, इस्टेब्लिशमेंट करना है मोर इक्विटेबल और फेयर वर्ल्ड के रूप में। इसके अलावा ब्रिक्स कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो कलेक्टिव जो इनका जो कलेक्टिव डोमिनेशन वो ग्लोबल ग्रोथ के अंदर देखने को मिलता है, 2050 के अंदर मिलेगा ऐसा बताया जाता है। इसके अलावा ईरान और अर्जेंटीना ने इसके मेंबरशिप के लिए अप्लाइड कर दिया है। जैसे UPSC के लिए फॉर्म फिल किए जाते हैं ना, तो इन्होंने भी अपने फॉर्म फिल कर दिए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब लगा दिए हैं, फ़ोटो, आधार कार्ड सब इन्होंने अपना अप्लाइड कर दिया है, ईरान और अर्जेंटीना ने। अब ईरान और अर्जेंटीना ने अप्लाइड तो कर दिया, बेसिकली चाइना का एक टैक्टिक है जिसके द्वारा मोर कंट्रीज़ को वो इसके अंदर ऐड कर सकें और उनका डोमिनेशन इंक्रीज़ कर सकें इस ग्रुप का। अगर एक्सपेंशन की बात करें तो एक बार ही इसका एक्सपेंशन हुआ था 2010 में, जो अफ्रीका को ऐड किया गया था, सबसे लास्ट में ऐड हुआ था। पहले ब्रिक था पहले ओनली ब्रिक था, फिर बाद में एस को ऐड किया गया तो ब्रिक्स बन गया। समिट की हाईलाइट की बात करें, जो रिसेंटली समिट हुई है, इसके अंदर बोला है कि अपने को एक ब्रिक्स का एक डाटाबेस बनाना है।
डाटाबेस जो ब्रिक्स की जो आइडेंटिटी है उसको स्ट्रेंथन करें। ब्रिक्स का स्टार्टअप इवेंट होने वाला है, इंडिया उसको ऑर्गेनाइज कराएगा। इंडिया तो वैसे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर होते हैं। इसके अलावा करप्शन के जो सेफ हेवन्स हैं उनको कम्प्लीटली डिनाई करना है, उनको रिजेक्ट कर देना है। अभी तक के अगर हम ब्रिक्स के अचीवमेंट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो मेन अचीवमेंट है इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक बेसिकली कहाँ लोकेटेड है? चाइना के अंदर लोकेटेड है फ्रेंड्स। आपको याद होना चाहिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई के अंदर है। इसके अलावा कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी इन्होंने डेवलप किया लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने के लिए करेंसी स्वैप के थ्रू। तो बेसिकली 2014 में एक समिट होती है, फोर्टलीजा की समिट। 2014 की जो समिट थी, फोर्टलीजा की समिट है, वहाँ पे ये आउटकम्स हैं उसके, न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड CRA कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। इसके अलावा IMF रिफॉर्म्स के लिए कंटिन्यू ब्रिक्स है जो डिमांड कर रहा है कि जो IMF के अंदर जो डोमिनेशन है, वो IMF एंड वर्ल्ड बैंक के अंदर में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिनका डोमिनेशन है, उन कंट्रीज़ के डोमिनेशन को ख़त्म करने के लिए चेंज किया जाए, कोटा स्ट्रक्चर, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर में चेंज लाया जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, हाँ, जो ट्रेड है और एक्सपोर्ट है उसके अंदर WTO के जो डाटा हैं वो बोलते हैं जो ब्रिक्स कंट्रीज़ का ट्रेड है वो काफ़ी डबल हो गया है, डबल जितना होना चाहिए था उससे कम्प्लीटली चेंज हो गया है। इसके अलावा ब्रिक्स का जो इंट्रा ट्रेड है वो भी इंक्रीज हुआ है फ्रेंड्स। इंट्रा ट्रेड तो बोलते हैं कि 92% के आसपास इंक्रीज हुआ है लास्ट, अगर हम बात करें 2012 से लेकर और 2022 के बीच में, लास्ट 10 ईयर में अगर बात करें। तो फ्रेंड्स ये कुछ अचीवमेंट थे। कुछ कंसर्न्स हैं जैसे चाइना का डोमिनेशन है, कम्प्लीटली जो चाइना के डोमिनेशन की वजह से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का डेवलपमेंट हो रहा है जहाँ पे जो ब्रिक्स कंट्रीज़ का जो डोमिनेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, ऐसे कुछ कंसर्न्स भी हैं। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रिक्स के बारे में हमने देखा, नाटो के बारे में देखा, FATF के बारे में देखा, इसके अलावा WTO की समिट के बारे में देखा। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल रिलेशन से जो शॉर्ट न्यूज़ हैं, कुछ शॉर्ट न्यूज़ बची हुई हैं अभी, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो काफ़ी छोटा वीडियो होगा जिसके अंदर शॉर्ट न्यूज़ हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी का जो कमीशन की जो मीटिंग हुई है उसके बारे में है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से रिलेटेड है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।